तो गाइस अब हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो है ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है जिसमें फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं विथ रेडियोलॉजिकल पल्मोनरी शेडोइंग। ठीक है। अब इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरा होता है नोजोकोमियल निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब ये आपके आउटसाइड द मेडिकल फैसिलिटी होता है, इट अकर्स इन दी कम्युनिटीज। तो वही जो नोजोकोमियल निमोनिया, इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक है हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया और एक है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया जो होता है ये विद इन द मेडिकल फैसिलिटी होगा एंड इट अकर्स आफ्टर 48 आवर्स इन दी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। तो वही जो आपका वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, इट अकर्स 48 टू 72 आवर्स आफ्टर द इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है। तो अगर हम मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म की बात करें जो आपके कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कॉज करता है, तो वो होता है स्ट्रेप निमोनिया। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म और आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये दोनों कॉम्बिनेशन दिख जाए तो हमेशा आंसर आपका क्या रहेगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, अगेन आंसर हो जाता है स्ट्रेप निमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया रिस्पॉन्सिबल फॉर आईसीयू एडमिशन, अगेन आपका आंसर क्या हो जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर हम बात करते हैं कि आपके जब हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया की हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज उसका क्या होता है? अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पूछे जाए तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया। लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक कोई एक ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो मरसा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया। सिमिलरली अगर आप वैप की बात करते हैं तो वैप को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। अर्ली वैप जो कि 5 दिन से कम अगर पेशेंट है इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे और हो जाता है तब उसे अर्ली वैप बोलेंगे। मोर देन 5 डेज हो चुका है तो उसको लेट वैप बोलेंगे। अब अर्ली वैप के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है अर्ली वैप का वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। उसके साथ साथ एच इन्फ्लुएंजा भी अर्ली वैप कॉज कर सकता है। जो लेट वैप का मोस्ट कॉमन कॉज है वो सुडोमोनास है। और उसके अलावा स्टैफ ओरियस और एसिनोटोबैक्टर ये भी आपका लेट वैप कॉज करवा सकते हैं। जो बहुत सारी रिसर्च आपके नोजोकोमियल निमोनिया पे की गई है ना, वो आपकी हमेशा मोस्टली फोकस थी वैप के ऊपर। इसीलिए हम नोजोकोमियल निमोनिया को वैप सेंट्रिक मानते हैं। ओके, नियरली इक्वल टू वैप मानते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैप क्या था? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैप इज योर सुडोमोनास। सिमिलरली अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल निमोनिया, तो वो भी आपका सुडोमोनास ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन कि कहां पर आपको निमोनिया हो रहा है उसके बेसिस पर, कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वेंटिलेटर। अगर अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पर आपकी निमोनिया के दो टाइप्स के बारे में, तो अगर पेशेंट यूजुअल फीचर्स के साथ आता है तो उसको हम टिपिकल निमोनिया बोलेंगे। अगर पेशेंट अनयूजुअल फीचर्स के साथ आता है तो उसको एटिपिकल निमोनिया बोलेंगे। बड़ा सिंपल है इसमें भी। नॉर्मली आपको टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? फीवर प्लस प्रोडक्टिव कफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके एल्वेला है उसमें ऑर्गेनिजम्स जो है, जो कॉज कर रहा है निमोनिया, वो एंटर कर जाता है। जब ये ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएंगे तो इनके रिस्पॉन्स में यहाँ पर क्या एंट्री लेंगे? इन्फ्लामेटरी सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, ये यहाँ पर एंट्री लेंगे। और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स बेसिकली सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो इंटरैक्शन होगा बिटवीन द एंटीजन है, मतलब बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये रिलीज करेगा सिक्रीशंस और सिक्रीशन से आपके एल्वेलस जो है वो भर जाएंगे, जिसके कारण आपको प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा और फीवर रहेगा ड्यू टू एन इन्फेक्शन। और यहाँ पर प्रीडोमिनेंट न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होगा, जो कि आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन के अंदर दिखता भी है, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। यहाँ पर आप स्पुटम में आराम से ग्राम स्टेन पे ऑर्गेनिज्म को देख पाओगे और चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या दिखेगा? एल्वेलर एक्सुडेट जो है वो आपको चेस्ट एक्सरे के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टिपिकल निमोनिया? अगेन यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टिपिकल निमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बाकी दो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, स्टैफ, क्लैप्सिला, सुडोमोनास, जो कि टिपिकल निमोनिया कॉज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एटिपिकल निमोनिया के बारे में। तो एटिपिकल निमोनिया का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है। फीवर तो इसमें भी होगा क्योंकि इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है तो फीवर होना ही है। ड्राई कफ यहाँ पर रहेगा। ड्राई कफ मतलब क्या, समझाते क्यों होता है ड्राई कफ? विथ स्कैंटी स्पुटम। आपका यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो एल्वेलस के अंदर एंटर तो करता है लेकिन ये ग्रो नहीं करता एल्वेलस के अंदर, ये ग्रो करता है इन द इंटरस्टिशियम। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियम के अंदर ग्रो करेगा और इंटरस्टिशियम के अंदर ही ये अट्रैक्ट करेगा इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, जिसके कारण यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होगा वो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन होगा। और ये इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन एक्चुअली इरिटेट करेगा आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जिसके कारण कफ रिफ्लेक्स आएगा। लेकिन ये कफ रिफ्लेक्स में कोई स्पुटम बाहर नहीं आएगा क्योंकि आपके एल्वेलस के अंदर कोई सिक्रीशन ही नहीं है, तो कोई स्पुटम बाहर आने नहीं वाला। लेकिन कफ रिफ्लेक्स आ रहा है तो ये ड्राई कफ हो जाता है विद स्कैंटी स्पुटम। साथ में माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस रहेगा और आपके ग्राम स्टेन पे कोई ऑर्गेनिजम्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे।
फिर हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे पर कोई एल्वुलर एक्सुडेट नहीं मिलेंगे, बल्कि इंटरस्टिशियल पैटर्न देखने को मिलेगा। किस तरह का पैटर्न? इंटरस्टिशियल पैटर्न देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज जो कि आपका एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है वो आपका माइकोप्लाज्मा होता है। बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि एटिपिकल निमोनिया कॉज कर सकता है होते हैं लेजियोनेला, क्लमाइडिया एंड वायरल। तो वही अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया जो कि आईसीयू एडमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लेजियोनेला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके टिपिकल निमोनिया के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर स्ट्रेप्टोकोकस आपका निमोनिया कॉज कर रहा है तो स्ट्रेप निमोनिया कैसे होगा, स्टैफ निमोनिया का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, क्लेप्शियला निमोनिया का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो आपको समझाता है। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के क्या रिस्क फैक्टर्स होता है? 3 रिस्क फैक्टर्स होता है, स्मोकर्स, डायबिटीज, अल्कोहलिक्स। इसमें आपको याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन निमोनिया होता है डायबिटीज, मेलाइटिस और अल्कोहलिक्स के पेशेंट के अंदर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है इसके अंदर? रेड रस्टी स्पुटम आपको देखने को मिलेगा। देखा, टिपिकल निमोनिया के अंदर प्रोडक्टिव कफ होता था, बहुत सारा स्पुटम बाहर आता था। तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस में जो स्पुटम होता है वो रेड रस्टी स्पुटम होता है, और चेस्ट एक्सरे पर आप देखोगे तो लोकल इन्वॉल्वमेंट दिखेगा किसी एक लोब का, जिसको हम लोबार कंसोलिडेशन के नाम से भी जानते हैं। चेस्ट एक्सरे पर आपको लोकलाइज इन्वॉल्वमेंट दिखेगी किसी एक सेगमेंट, किसी एक लोब की, जिसको हम लोबार कंसोलिडेशन कहते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस का जो पैटर्न होता है ये मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है आपके कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का। ठीक है, दैट इज लोबार कंसोलिडेशन। फिर हम बात करते हैं स्टैफ निमोनिया के बारे में। तो अब स्टैफ निमोनिया के लिए 2 रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होता है। पहला, आईवी ड्रग अब्यूजर एंड दूसरा वायरल इलनेस। मतलब आईवी ड्रग अब्यूजर्स की हिस्ट्री दी गई होगी आपको, तो आपको सस्पेक्ट करना है स्टैफ निमोनिया के बारे में, स्टैफ निमोनिया के बारे में। और अगर अगेन द स्टैफ निमोनिया कैन आल्सो अकर एज फेटल निमोनिया पास्ट पोस्ट द वायरल इलनेस। ठीक है, ये 2 फॉर्म्स के अंदर आपका स्टैफ निमोनिया हो सकता है। आपको आपको यहाँ पर जो स्पुटम दिखेगा ये म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम दिखेगा। कैसा स्पुटम रहेगा? म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम रहेगा। और चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको ब्रोंको निमोनिया देखने को मिलेगा। ब्रोंको निमोनिया का मतलब क्या है कि बायलैटरली पैची कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा इन स्टैफ निमोनिया। बायलैटरली पैची कंसोलिडेशन इज कॉल्ड एज ब्रोंको निमोनिया, जो कि आपको देखने को मिलेगा स्टैफ निमोनिया के अंदर। और 3 एक्स्ट्रा के फीचर जो आपको चेस्ट एक्सरे पे अप्रिशिएट हो सकता है वो होते हैं न्यूमेटोसील, कैविटी एंड लंग एब्सेस। न्यूमेटोसील, लंग कैविटी एंड लंग एब्सेस, ये 3 और चीजें हैं जो कि आप अप्रिशिएट कर सकते हो ऑन दी चेस्ट एक्सरे ऑफ स्टैफ निमोनिया। फिर हम बात करते हैं क्लेप्शियला निमोनिया के बारे में। इसके 2 जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं माल न्यूट्रिशन एंड अल्कोहलिज्म, जिसमें आपको रेड करंट जेली स्पुटम देखने को मिलता है। कैसा स्पुटम देखने को मिलता है? रेड करंट जेली स्पुटम। और यहां पर आपके राइट साइड का अपर लोब का कंसोलिडेशन हो जाता है अलॉन्ग विथ दिस बल्जिंग फीचर। राइट साइड के अपर लोब का कंसोलिडेशन अलॉन्ग विथ द बल्जिंग फीचर इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ चेस्ट एक्सरे ऑफ द क्लेप्शियला निमोनिया। यहां पर भी आपको न्यूमेटोसील, लंग कैविटी एंड लंग एब्सेस, ये 3 चीजें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो स्ट्रेप्टोकोकस के निमोनिया को ट्रीट करने के लिए आप बीटा लैक्टम दो, प्लेन बीटा लैक्टम। स्टैफ निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए आप मर्सा का अगर केस होगा तो वैंकोमाइसिन दो, अगर वर्सा का केस होगा तो लिनेजोलिड दो। और अगर आपको क्लेप्शियला को ट्रीट करना है तो बीटा लैक्टम तो दो ही दो, साथ में अमाइनो ग्लाइकोसाइड दे दो। इतनी अगर आपको क्लैरिटी होगी तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सुडोमोनास के बारे में। देखो, सुडोमोनास कॉमनली अकर्स एज वैक। मतलब कॉमनली तो ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के साथ ही आपको दिखता है, लेकिन ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी कॉज कर सकता है अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो पेशेंट को, ब्रोंकेक्टेसिस है पेशेंट को, या फिर कोई स्ट्रक्चरल लंग डिसीज है। Therefore, most common cause of pneumonia in cystic fibrosis, bronchiectasis and structural lung disease is the pseudomonas। फिर हम बात करते हैं कि सुडोमोनास का जो निमोनिया होगा उसमें फीवर के साथ साथ आपको म्यूकोप्यूरुलेंट स्पुटम देखने को मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में आपको बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। और ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? एंटी सुडोमोनल बीटा लैक्टम, एंटी सुडोमोनल बीटा लैक्टम्स को यूज करना है और उनको कंबाइन करना है किसी भी फ्लोरोक्विनोन या फिर किसी भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ। अब एंटी सुडोमोनल बीटा लैक्टम क्या होता है? पिप्रासिलिन प्लस टैजोबैक्टम, सिफापिरोजम प्लस सल्बैक्टम या फिर मीरोपिनम, ये आपके एंटी सुडोमोनल बीटा लैक्टम होते हैं। फिर हम बात करते हैं एसिनिटोबैक्टर। ये भी आपका वैप के फॉर्म में अकर कर सकता है। इसका इनिशियल ट्रीटमेंट कार्बापिनिम होता है, लेकिन अगर ये कार्बापिनिम रेजिस्टेंट है तो फिर आप कोलिस्टिन देते हो, जो कि बहुत हाई लेवल का एंटीबायोटिक है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का एंटीबायोटिक। ठीक है, अब हमने 2 ऑर्गेनिजम्स पढ़े जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया कॉज कर सकते हैं। पहले सुडोमोनास पढ़ा, फिर हमने एसिनिटोबैक्टर पढ़ा। तो आप समझते हैं कि ये वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया हम कैसे उसके क्या मेथड है आपके पास जो के थ्रू उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, आप एलिवेट करें हेड ऑफ बेड टू सॉरी पहला है एलिवेट करें आप हेड ऑफ बेड को टू 30 to 45 डिग्री।
दूसरा, ओरल डीकंटामिनेशन कीजिए विथ क्लोरहेक्सिडिन, ओरल डीकंटामिनेशन कीजिए विथ क्लोरहेक्सिडिन। सिडेशन वैकेशन पर आप पेशेंट को ले जाइए। सिडेशन वेकेशन का मतलब क्या है कि उस पेशेंट को, जिसमें आप वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उसको आप बीच बीच में कॉन्शियस करते रहिए। ओके, हमेशा उसको अनकॉन्शियस वे में मत रखिए, उसको आप कॉन्शियस करते रहोगे तो उसका कफ रिफ्लेक्स जब वो कॉन्शियस रहेगा तब एक्टिवेट होगा, एक्टिवेटेड रहेगा। जब उसका कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड रहेगा तो अगर कुछ सिक्रीशंस उसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो वो कफ आउट करके निकाल देगा। इसीलिए आपको सेडेशन वैक्सीन में पेशेंट को रखना है। एंड जब भी पॉसिबल हो तब आप एनआईवी यूज करें एट द प्लेस ऑफ आईएमवी, दैट इज इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। क्योंकि देखो, इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बायपास कर देते हो एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, जिसके कारण जो फंक्शन था आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंट चेंज इन एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता इन डिक्रीजिंग वैप, इसीलिए इसको हमने मेथड्स टू डिक्रीज वैप में नहीं रखा। इससे कुछ फायदा नहीं होता, आप ये याद रखिए। ओके, फिर हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट अटिपिकल निमोनियाज के बारे में। देखो, अटिपिकल निमोनियाज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो आते हैं, एक आता है लेजियोनेला का निमोनिया और एक आता है माइकोप्लाज्मा का निमोनिया। एग्जाम में इजीली डायग्नोस करने के लिए आप ये दो वर्ड्स देखो, अगर निमोनिया के साथ डायरिया है तो डायग्नोसिस लेजियोनेला होगा, अगर निमोनिया के साथ हीमोलाइटिक अनीमिया है तो आपका डायग्नोसिस माइकोप्लाज्मा होगा। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में अगर पढ़े तो आपको जो लेजियोनेला होता है ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड करता है, या फिर कंटामिनेटेड एरोसोल्स के थ्रू, ये कंटामिनेटेड वाटर आप ड्रिंक भी कर सकते हो, या फिर ये जो कंटामिनेटेड वाटर है एरोसोल्स के फॉर्म में आप इनहेल भी कर सकते हो। ठीक है, अब स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं लेजियोनेला के निमोनिया के? पहली बात तो ये इट विल बी एसोसिएटेड विद डायरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं अलग कलर से। ओके, इट इज एसोसिएटेड विद डायरिया, इट इज एसोसिएटेड विद हाइपोनेट्रीमिया एंड कंफ्यूजन, एंड along with that it is associated with altered LFTs, क्योंकि सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस होता है जिसके कारण ये, जिसके अंदर ये लिवर को भी इन्वॉल्व कर लेता है, रिजल्टिंग इनटू अल्टर्ड LFTs। हाइपोनेट्रीमिया और कंफ्यूजन तो इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत आपका डायरिया होगा ना तो बहुत फ्लूइड लॉस होगा, उसके कारण हाइपोनेट्रीमिया और कंफ्यूजन होता है। फिर हम बात करते हैं कि दिस लेजियोनेला निमोनिया इज हैज पुअर रिस्पांस टू बीटा लैक्टम, ग्राम स्टेन पे कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखते, ओल्ड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर ये डिसीज होता है, एंड इट अकर्स विद इन द इलनेस विद इन द 10 डेज डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है लेजियोनेला निमोनिया हो जाता है। तो ये चार पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। पुअर रिस्पांस टू बीटा लैक्टम्स, gram stain reveals no organisms, occurs in old and immunocompromised, and occurrence of illness within 10 days from the discharge from the hospital। इसमें जो पहले दो पॉइंट्स है कि पुअर रिस्पांस टू बीटा लैक्टम एंड ग्राम स्टेन्स रिवील नो ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा के साथ भी सेम ही रहेंगे, ये भी बीटा लैक्टम पे कोई रिस्पांस नहीं शो करेंगे, इनके भी कोई ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेन पे नहीं दिखेंगे। बड़ी सिंपल बात है, दोनों लेजियोनेला और माइकोप्लाज्मा इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। ओके, जिसके कारण ना इन पे बीटा लैक्टम एक्ट करेंगे और ना ये ऑर्गेनिज्म आपको जो है ग्राम स्टेन पे देखने को मिले। ठीक है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप लेजियोनेला निमोनिया का? डायग्नोसिस आप करोगे तीन तरीकों के थ्रू। आप यूरिन एंटीजन टेस्ट कर सकते हो, सीरोलॉजी कर सकते हो, या फिर पीसीआर का यूज कर सकते हो। यूरिन एंटीजन टेस्ट ये याद रखें लेजियोनेला की। आप सोचोगे कि कल्चर क्यों नहीं करते? देखो, कल्चर का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक पेशेंट एक तो मर चुका होगा या फिर डिस्चार्ज हो चुका होगा, लेजियोनेला निमोनिया के केस में एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया के केस में। ऐसी बात कही जाती है कि अगर एटिपिकल निमोनिया है लेजियोनेला के कॉज के थ्रू या फिर माइकोप्लाज्मा के कॉज के थ्रू, इनमें अगर हमने कल्चर का वेट किया तो तब तक पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगी उसकी। इसीलिए हम ये जो डायग्नोस्टिक मेथड्स है इनको यूज करते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया की बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमन एटिपिकल निमोनिया है जिसके दो और नाम है, वॉकिंग निमोनिया एंड ईटन एजेंट निमोनिया। वॉकिंग निमोनिया इसलिए इसको कहता है क्योंकि ये जो निमोनिया कॉज करता है ये माइल्ड निमोनिया होता है। इसमें पेशेंट जो है अच्छे से चल फिर सकता है, अपने काम खुद के ऑर्डिनरी काम कर सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट करता है अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स, जिसमें स्किन में आपको एरिथमा नोडुज्म दिखेगा, जॉइंट्स में आपको आर्थराइटिस दिखेगा, सीवीएस के अंदर आपको मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस दिखेगा, सीएनएस में आपको एंसेफेलाइटिस और जीबीएस दिखेगा। ब्लड को मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्लड का फीचर है, ब्लड में आपको कोल्ड एग्लूटिनेंस बढ़ने के कारण हीमोलाइटिक अनीमिया देखने को मिलता है। ये आप याद रखें कि हीमोलाइटिक अनीमिया और निमोनिया का कॉम्बिनेशन ये आपका बेसिकली क्या रहेगा? माइकोप्लाज्मा का डायग्नोस्टिक रहेगा। ठीक है, डायग्नोसिस इसका रहेगा सीरोलॉजी और पीसीआर के थ्रू। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में तो ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। लेजियोनेला निमोनिया और माइकोप्लाज्मा निमोनिया अगर दोनों हैं तो हम फ्लोरोक्विनोलोन, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई भी ड्रग दे सकते हैं।
लेकिन अगर आपको पता है कि वो निमोनिया लेजियोनेला के कारण ही हुआ है, तो फिर आप बेस्ट ड्रग जो है लेजियोनेला के लिए दैट इज बेसिकली लेवोफ्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्स दीजिए। अगर आपको पता है ये निमोनिया माइकोप्लाज्मा के कारण हुआ है, तो बेस्ट ड्रग जो है आपका वो है अजिथ्रोमाइसिन। क्या है आपका? अजिथ्रोमाइसिन। फिर हम बात करते हैं न्यूमोसिस्टिस निमोनिया निमोनिया के बारे में। देखो, काफी हॉट टॉपिक है, काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर पीओआईक्यूज में, तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। ये निमोनिया होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज द निमोनिया ऑफ एचआईवी पेशेंट्स, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है एचआईवी के अंदर। पहले आपको कुछ वन लाइनर्स बता देता हूं एचआईवी से रिलेटेड। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो एचआईवी में होता है वर्ल्ड वाइड, वो होता है टीबी। मोस्ट कॉमन पल्मोनरी बेनिफेस्टेशन जो होता है एचआईवी के अंदर, वो होता है निमोनिया। मोस्ट कॉमन निमोनिया होता है एचआईवी के अंदर, वो होता है ड्यू टू टीबी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इन एचआईवी, वो उसका भी कॉज होता है टीबी। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फंगल निमोनिया इन एचआईवी वर्ल्ड वाइड, तो वो है न्यूमोसिस्टिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फंगल निमोनिया इन एचआईवी वर्ल्ड वाइड इज द न्यूमोसिस्टिस। ठीक है। इसके 4 रिस्क फैक्टर्स होता है। पहला रिस्क फैक्टर, CD4 काउंट लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर इन एचआईवी पेशेंट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में पेशेंट को बहुत सारे ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं जिसके कारण वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहता है हमेशा। पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन एंड चौथा प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस। तो ये 4 रिस्क फैक्टर्स होते हैं आपके न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के। जिसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली प्रेजेंट करता है अटिपिकल निमोनिया। इसमें फीवर रहेगा, ड्राई कफ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा। और अगर बात करते हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में, तो इनिशियली चेस्ट एक्सरे आपका नॉर्मल रहता है, इनिशियली द चेस्ट एक्सरे इज नॉर्मल। लेकिन उसके बाद आपको पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट दिखेंगे। दिस पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट जैसे कि सिविरिटी आपकी बढ़ेगी, दे विल कन्वर्ट इनटू बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स। पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स विल कन्वर्ट इनटू बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स। और आपको न्यूमोथोरैक्स, न्यूमेटोसील, ये दोनों भी दिख सकते हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर। अब एक स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं, क्या ये करेक्ट है या फॉल्स है आप मुझे बताइए। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में आई हुई स्टेटमेंट है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इन पेशेंट विद एचआईवी रूल्स आउट न्यूमोसिस्टिस। तो ये गलत स्टेटमेंट है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि नॉर्मल एक्सरे तो आपको न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के अंदर देख सकता है ना, इनिशियली नॉर्मल ही होता है चेस्ट एक्सरे। तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इन अ पेशेंट विद एचआईवी डज नॉट रूल आउट न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस आप कैसे करते हो। डायग्नोसिस के लिए आपके पास कुछ सैंपल होना चाहिए। यहां पर आप ब्रोंको एल्वियोलर लवाज लेते हो, बेस्ट सैंपल। ओके, एम्पल सैंपल आपको मिलता है ब्रोंको एल्वियोलर लवाज के थ्रू, ना कि रूटीन स्पुटम। और उस ब्रोंको एल्वियोलर लवाज के अंदर आपको क्या करना है, जो न्यूमोसिस्टिस निमोनिया है उसके सिस्ट को विजुअलाइज करना है। और उसके सिस्ट को विजुअलाइज करने के लिए आपके पास 3 स्टेन्स है, एक गोमोरी मेथामीन सिल्वर स्टेन, एक राइट जिम्सा स्टेन और एक इम्यूनोफ्लोरोसेंट स्टेन। इम्यूनोफ्लोरोसेंट स्टेन, राइट जिम्सा स्टेन, गोमोरी मिथामिन स्टेन। अगर हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में, तो ब्लड टेस्ट में हम क्या कहते हैं। देखो, ये तो डायग्नोसिस हम बेसिकली सिस्ट को विजुअलाइज कर रहे हैं आपके न्यूमोसिस्टिस के। हम एक और चीज जो देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं, दैट इज आपको ब्लड के अंदर एलिवेटेड बीटा डी ग्लूकन लेवल दिखेंगे, जो कि फंगल सेल वॉल कंपोनेंट। क्या दिखेंगे? एलिवेटेड बीटा डी ग्लूकन लेवल्स विच इज द फंगल सेल वॉल कंपोनेंट। देखो, ये तो अभी हमने डिस्कवर किया है कि बीटा डी ग्लूकन जो लेवल्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के अंदर। पहले हम इंक्रीज इन सीरम एलडीएच के लेवल्स को डायग्नोस्टिक मानते थे फॉर न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। ठीक है, इट वाज प्रीवियसली यूज्ड। तो पहले, बहुत पहले एक सवाल ऐसा भी आया हुआ है कि एक एचआईवी पेशेंट है जिसके अंदर सीरम एलडीएच बढ़ा हुआ है और उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ आ रहा है, तो डायग्नोसिस हो जाता था न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। अब क्वेश्चन कैसा आता है कि एक एचआईवी का पेशेंट है और उस एचआईवी के पेशेंट में बीटा डी ग्लूकन लेवल्स बढ़े हुए हैं और उसमें ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये है, तो आपका डायग्नोसिस फिर से न्यूमोसिस्टिस निमोनिया ही होता है। ये सवाल जो नीट में आया हुआ है, नीट 2023 में आया हुआ है शायद से, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट और उसके रेस्पिरेटरी सैंपल आपको जीएमएस पॉजिटिव मिला, आपका डायग्नोसिस न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है आपका न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के अंदर। तो न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के अंदर बेसिकली आपके ट्रीटमेंट के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस एंड प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस सेम ये, दैट इज कॉट्रामैक्सोसोल। इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव इन द प्रोफाइलैक्सिस टू। कॉट्रिमॉक्सोसोल जो कि आपका कॉम्बिनेशन होता है ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामेथाक्साजोल का, ये बेस्ट ड्रग है न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के लिए। बहुत हार्श एक्ट करता है ये न्यूमोसिस्टिस के ऊपर, भगा देता है न्यूमोसिस्टिस फंगस को लंग से भगा देता है। ठीक है। अल्टरनेट ड्रग्स जो आप यूज कर सकते हो वो ये है ट्राइमेथोप्रिम प्लस डेप्सोन, क्लिंडामाइसिन प्लस प्राइमाक्विन, एटोक्वान,
पेंटामिडीन, लेकिन ये सारे ड्रग्स उतने इफेक्टिव नहीं होते जितना आपका कॉट्रिमॉक्साजोल होता है। अब क्या रोल हो सकता है स्टेरॉइड्स का इन द न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, वो समझा था। देखो न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के अंदर आपके स्टेरॉइड्स का एक ही रोल होता है। जब आपका सीवियर निमोनिया होगा, सीवियर न्यूमोसिस्टिस निमोनिया होगा ना, तो सीवियर न्यूमोसिस्टिस निमोनिया में जब आप कॉट्रामेक्सोजोल देते हो, तो ये कॉट्रामेक्सोजोल जैसे मैंने बताया बहुत हार्श ड्रग है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है। तो ये जैसे ही एक्ट करेगा न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के ऊपर, ये लंग्स के अंदर जितना भी ये फंगस है, जितना भी ये सीवियर न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के अंदर फैला हुआ फंगस था, उसको उठा के फेंकेगा कहां पर, सर्कुलेशन, ताकि वो बाहर जा सके, सर्कुलेशन। और जब सर्कुलेशन के अंदर इतना सारा फंगस अचानक से आ जाएगा ना, तो ये एक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, सीवियर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ सकता है उसके कारण। और इस सीवियर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ब्लंट करने के लिए हम क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। क्योंकि आप अगर सोचोगे ना लॉजिकली, तो लॉजिकली ऑलरेडी पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, तो स्टेरॉइड्स देके फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होने वाला है। इसीलिए माइल्ड टू मॉडरेट केस अगर है आपके न्यूमोसिस्टिस निमोनिया का, उसमें हम कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं देंगे। बस सीवियर केसेस ऑफ न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के अंदर हम स्टेरॉइड्स का रोल देखते हैं। ये आपकी बात है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि असेस कैसे करोगे आप सिवियरिटी ऑफ निमोनिया। तो निमोनिया की सिवियरिटी को असेस करने के लिए आपके पास एक क्राइटेरिया है, वो है कर्ब 65 क्राइटेरिया। कर्ब 65 क्राइटेरिया में अगर कंफ्यूजन प्रेजेंट है पेशेंट में, तो 1 पॉइंट दीजिए। अगर यूरिया के लेवल्स मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर या फिर मोर देन 40 मिलीग्राम परसेंट है, तो फिर आप 1 पॉइंट दीजिए। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट है, तो 1 पॉइंट दीजिए। अगर बीपी में आपका एसबीपी लेस देन 90 और आपका डीपीपी मोर देन लेस देन 60 या फिर ये दोनों प्रेजेंट है, तो भी 1 पॉइंट दीजिए। या फिर आपका एज जो है वो मोर देन 65, तो फिर आप 1 पॉइंट दे दीजिए। तो ये आपका असेसमेंट क्राइटेरिया होता है फॉर द सिवियरिटी ऑफ निमोनिया। अगर आपका ये जो स्कोर है 0 या फिर 1 आता है, तो फिर आप होम ट्रीटमेंट कीजिए एंटीबायोटिक के साथ। ओपीडी ट्रीटमेंट इसे कहते हैं, होम ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, इसे ओपीडी ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर स्कोर आपका 2 आता है, तो फिर आप हॉस्पिटलाइज कीजिए, लेकिन नॉर्मल बाहर के वार्ड में हॉस्पिटलाइज कीजिए और फिर ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन अगर स्कोर आपका 3 to 5 आता है, तो कंसिडर करिए उसे सीवियर निमोनिया, और फिर आपको पेशेंट को जो है आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। तो 0-1 में ओपीडी ट्रीटमेंट, 2 में हॉस्पिटलाइज करो, 3 to 5 में आपको जो है आईसीयू एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिसेंट मॉडिफिकेशन जो इस स्कोर के अंदर किया गया है ना, इस स्कोरिंग के अंदर, कि अगर स्कोर 1 इलनेस के कारण है एंड ना कि आपके एज के कारण, तो फिर आप एडमिशन को कंसिडर कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर आपका स्कोर 1 होता था ड्यू टू इलनेस, तो फिर उसको आप एडमिट नहीं करते थे आपके रूल के हिसाब से। आप क्या करते थे, उसका आउट पेशेंट ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अगर स्कोर 1, एक स्कोर आ रहा है आपका जस्ट ड्यू टू इलनेस, तो फिर आप उसको एडमिट कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए एक कोई 30 साल का मेल है, उसको निमोनिया हुआ है और उसका रेस्पिरेटरी रेट 40 पर मिनट है। अगर रेस्पिरेटरी रेट 40 पर मिनट है, मतलब एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, मतलब एक स्कोर तो उसका आ जाएगा। अब एक स्कोर में आपका नॉर्मल, पहले आप क्या बोलते थे कि एक स्कोर पे आपको होम पे ट्रीटमेंट करना है, लेकिन यहां पर आपका एक स्कोर आ रहा है ड्यू टू दी इलनेस। तो अगर एक स्कोर आता है आपका ड्यू टू इलनेस, तो आपको एडमिट करना है। ये आपका रिसेंट मॉडिफिकेशन इस क्राइटेरिया के अंदर। फिर हम बात करते हैं एम्पेरिकल रेजिमेन फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप ओरल ड्रग्स को यूज करो। अगर इन पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इंजेक्शन को ज्यादा यूज करो ओरल के साथ। तो अब इसमें भी क्या है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में नो कोमॉर्बिडिटीज है पेशेंट में, या फिर कोमॉर्बिडिटीज प्रेजेंट है। इन पेशेंट में नॉन आईसीयू, आईसीयू, अलग अलग आपको ऐसा रहेगा। तो ये रटना बड़ा इजी है। नो कोमॉर्बिडिटीज, अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो आपको एक ही ड्रग यूज करनी है, मैक्रोलाइड, या फिर उसकी जगह पर आप बीटा-लैक्टम, या फिर उसकी जगह पर आप टेट्रासाइक्लिन। इन तीनों में से आप कोई भी एक ड्रग जो है यूज कर सकते हो अगर नो कोमॉर्बिडिटीज है। अगर कोमॉर्बिडिटीज प्रेजेंट है, तो बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज कर सकते हो। और अगर नॉन आईसीयू पेशेंट है, इन पेशेंट के अंदर, इन पेशेंट ट्रीटमेंट में अगर नॉन आईसीयू पेशेंट है, तो उसमें भी सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहते हैं, बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड का कॉम्बिनेशन, या फिर अकेले फ्लोरोक्विनोलोन्स। और अगर आईसीयू ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो आईसीयू ट्रीटमेंट में आपके दो कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, एक तो बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड, या फिर बीटा लैक्टम प्लस फ्लोरोक्विनोल। ये आपके आईसीयू एडमिट अगर हो चुका है, तो ये दो कॉम्बिनेशन आप जो है यूज कर सकते हैं। इंडिया में एम्पेरिकल यूज जो होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का, ये इट इज नॉट इंडिकेटेड। कभी भी एम्पेरिकल रेजिमेन के अंदर फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं ना, ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं होते, सेकंड लाइन ड्रग होते हैं हमेशा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, वो ऐसा ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू हाई टीबी बर्डन, क्योंकि टीबी में अगर आपको पता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है,
तो अगर आप नॉर्मल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स को फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे देना शुरू कर दोगे, तो बहुत सारे लोगों में फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण फिर हम टीबी के अंदर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर पेशेंट आईसीयू के अंदर है और आप सस्पेक्ट करते हो सुडोमोनास को, तो फिर आप एंटी सुडोमोनल बीटा लैक्टम को शुरू कर दीजिए अलॉन्ग विथ फ्लोरोक्विनोलोन्स। और अगर आप सस्पेक्ट करते हो मरसा, मतलब आपका कोई आईसीयू एडमिशन का पेशेंट है, उसमें निमोनिया है, सारे टिपिकल निमोनिया के फीचर्स है, सीवियर है, इसलिए वो आईसीयू के अंदर एडमिट है, और आपको पता चलता है कि वो आईवी ड्रग अब्यूजर की उसकी हिस्ट्री है। आईवी ड्रग अब्यूजर की हिस्ट्री मतलब वो आपको बता रहा है कि वो स्टैफ निमोनिया के केस है, आप सस्पेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड प्लस वैंकोमाइसिन को ऐड कर दीजिए। बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड के कॉम्बिनेशन में आप क्या ऐड कर दीजिए, वैंकोमाइसिन को ऐड कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो बीटा लैक्टम प्लस फ्लोरोक्विनोन प्लस लिनिजोलिड प्लस माइनस क्लिंडामाइसिन। ये रेजिमेंट्स आपको पता होने चाहिए आईसीयू के लिए, ठीक है। अब आपको कुछ क्लिनिकल सिनेरियो देता है। पहला क्लिनिकल सिनेरियो, फीवर है पेशेंट को विथ रेड रस्टी स्पुटम, रेड रस्टी स्पुटम, और आपको लोबार कंसोलिडेशन दिख रहा है, एयर ब्रोंकोग्राम दिख रहा है, लोबार कंसोलिडेशन दिख रहा है, आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप निमोनिया। दूसरा, आपको फीवर है अलॉन्ग विद ड्राई कफ, फीवर और ड्राई कफ मतलब एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज माइकोप्लाज्मा। आपको बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स दिख रही है, इंटरस्टिशियल पैटर्न दिख रहा है, ये अटिपिकल निमोनिया है माइकोप्लाज्मा के कारण। आपको फीवर है, स्पुटम रेड करंट जेली स्पुटम है, और आपको एक्सरे पे क्या दिख रहा है, पूरा राइट अपर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद दी बल्जिंग फीचर, पूरा राइट अपर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद दिस बल्जिंग फीचर। तो आपका ऑब्वियसली ये क्लेप्शुला निमोनिया होगा। और क्लेप्शुला निमोनिया का दूसरा नाम जो होता है वो आप याद रखें, वो होता है आपका फ्राइडलैंडर निमोनिया। क्या होता है वो, फ्राइडलैंडर निमोनिया। फिर हम बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, कैविटी ऑफ लंग्स, न्यूमेटोसिल ऑफ लंग्स। सबसे पहले एक्सरे के ऊपर कैविटी ऑफ लंग्स क्या होता है वो समझाते हैं। अगर आपको एयर फिल्ड एरिया दिखे विथ वेल डिफाइंड वॉल विच इज मोर देन 2 मिलीमीटर, एयर फिल्ड एरिया दिखे विथ वेल डिफाइंड वॉल, तो उसको हम कहते हैं कैविटी ऑफ लंग्स। एयर फिल्ड एरिया विथ वेल डिफाइंड वॉल मोर देन 2 मिलीमीटर, उसको हम कहते हैं कैविटी ऑफ लंग, कैविटी इनसाइड द लंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी बेसिकली एयर फिल्ड एरिया है विथ द वॉल मोर देन 2 मिलीमीटर, वेल डिफाइंड वॉल। यहाँ पर सीटी पे तो आप बहुत इजीली देख सकते हो, सीटी पे इतना डायग्नोस करना हार्ड नहीं है, एक्सरे पे भी आप देख सकते हो बहुत इजीली। तो ये आपकी जो है कैविटी है लंग। सिमिलरली अगर आप कंपेयर करोगे, ये है आपका न्यूमेटोसील विच इज एयर फिल्ड एरिया विद इल डिफाइंड वॉल, इल डिफाइंड वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एयर फील्ड एरिया तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी ही वॉल दिख रही है आपको, यहाँ पर वॉल है ही नहीं, ये है ही नहीं यार। तो अगर एयर फील्ड एरिया दिखे विद इल डिफाइंड वॉल देन दैट इज न्यूमेटोसील, ये आपका न्यूमेटोसील है। ओके, चेस्ट सिटी के ऊपर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई वॉल तो है ही नहीं, इल डिफाइंड है। यहाँ पर कितनी प्यारी आपकी थिक वॉल है, मोर देन 2 मिलीमीटर। फिर हम बात करते हैं लंग एब्सेस के बारे में। देखो लंग एब्सेस ये क्या होता है, लोकलाइज्ड पैरेन्काइमल नेक्रोसिस होता है, लोकलाइज्ड पैरेन्काइमल नेक्रोसिस होता है। इसमें आपको कैविटी दिखती है विथ एयर फ्लूइड लेवल। कैविटी मतलब क्या, एयर फिल्ड एरिया विथ वेल डिफाइंड वॉल, और उसमें एयर फ्लूइड लेवल दिखेगा आपको। जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप, ये आपका कैविटी है विथ वेल डिफाइंड वॉल, और इसमें आपको ये एयर फ्लूइड लेवल दिख रहा है, ये एयर फ्लूइड लेवल और ये कैविटी। ठीक है, तो कैविटी विथ एयर फ्लूइड लेवल आपको दिखता है लंग एब्सेस के अंदर, जिसको अगर हम देखेंगे जिसके दो फॉर्म्स होते हैं, प्राइमरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म। प्राइमरी फॉर्म मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, 80% केसेस इसी के होते हैं। ये होता है ड्यू टू एस्पिरेशन, और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है एस्पिरेशन में आपके जो ओरल एनारोब्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं लंग पैरेन्काइमा के कारण, जिसके कारण आपका एब्सेस फॉर्म होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज द ओरल एनारोब्स, एंड ट्रीटमेंट आप करते हो वाया क्लिंडामाइसिन। सेकेंडरी फॉर्म इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसीज, यहाँ पर सुडोमोनास, स्टैफ और क्लेप्शुला ये आपकी कॉजेस होते हैं, और ट्रीटमेंट आपका अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म होता है। अगर आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर लंग एब्सेस, तो आपके ओरल एनारोब्स आंसर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग एब्सेस, तो आपका एस्पिरेशन हो जाएगा आंसर। और मोस्ट कॉमनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर आपको डायरेक्टली लंग एब्सेस का पूछ लिया तो क्लिंडामाइसिन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी फॉर्म ज्यादा मोस्ट कॉमन है, इसलिए इसकी हमने बातें सिलेक्ट की। अब इस क्लिनिकल केस को आप देखिए भाई, ये क्लिनिकल केस क्या कहता है। एक 68 साल का मेल है जो कि कॉन्शियस है, फीवर, कफ, स्पुटम प्रोडक्शन, ऑस्कल्टेशन रिवील्स ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स एंड क्रैकल्स, रेस्पिरेटरी रेट 24 है पर मिनट, बीपी है 110/70। चेस्ट एक्सरे में आपको राइट साइड का कंसोलिडेशन दिख रहा है, ब्लड यूरिया 45 है। तो डायग्नोसिस आपको फीचर से तो निमोनिया आपने देख लिया, आप कर्व को देखिए। कंफ्यूजन है क्या पेशेंट को, नहीं, कॉन्शियस है पेशेंट।
यूरिया के लेवल्स आप देखो, मोर देन 40 है तो 1 पॉइंट आ गया, और 2 पॉइंट आ जाएगा 68 ईयर्स का इस। तो दो आपका कर्व स्कोर आ जाएगा, और आपका रेस्पिरेटरी रेट बराबर है, लेस देन 30 है, तो कर्व स्कोर 2 आ गया। जैसे ही कर्व स्कोर 2 आ गया तो हॉस्पिटल के अंदर आपको एडमिट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कोमॉर्बिडिटी आपको दिख रही, सॉरी, नॉन आईसीयू एडमिशन करना पड़ेगा, और नॉन आईसीयू एडमिशन के अंदर मैक्रोलाइड प्लस बीटा, और आप क्या करते हो, क्लोरोक्विनोन देते हो। लेकिन फर्स्ट लाइन ये रहेगा। सिमिलरली आपको कुछ और दो सवाल करवाते हैं। हाँ, ये बताइए कि एक 32 साल का एचआईवी इन्फेक्टेड मेल है, हु प्रेजेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड मॉडरेट फीवर ऑफ 2 वीक ड्यूरेशन। ऑन एग्जामिनेशन साइनोसिस प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी रेट 32 है, सम बेसल क्रैकल्स इन चेस्ट, चेस्ट एक्सरे आपको दिया गया है, ब्रोंकोएल्वुलर लवाज positive staining on the specific immunofluorescent antibody, the most likely etiological diagnosis is। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत इजीली आप जो है बता सकते हो कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूमोसिस्टिस हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी के थ्रू ये स्टोन हो रहा है। बाकी मैंने ये क्वेश्चन सर का देखा नहीं था, तो ये मेरे को याद नहीं आ रहा कि सर ने इसके बारे में क्या बताया था। अगला सवाल ये है, 26-year-old मेल अल्कोहलिक है, presents with fever, cough, productive cough, copious sputum with putrid odor over 10 days. In past year has been admitted twice to local emergency department after being found unconscious due to alcohol intoxication. Chest X-ray is shown. What is the next step, best step of management? तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं अल्कोहल की हिस्ट्री दी गई है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की हिस्ट्री दी गई है। ये आपको बताना चाह रहे हैं एस्पिरेशन के बारे में, आपको बताना चाह रहे हैं एस्पिरेशन के बारे में, और आपको एयर फ्लूइड लेवल दिख रही है यहाँ पर, एयर फ्लूइड लेवल इनसाइड द कैविटी। ये दोनों आपका कॉम्बिनेशन बता रहा है लंग एब्सेस के बारे में, और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर लंग एब्सेस इज योर क्लिंडामाइसिन। तो आंसर आपका क्लिंडामाइसिन हो जाएगा इस केस। ठीक है, पर ये जो बताना रह गया था, देख के आ गया। यहाँ पर इस सवाल में पहली बात तो एचआईवी ये पॉजिटिव हिस्ट्री दी गई है, एचआईवी आपका न्यूमोसिस्टिस के बारे में बता रहा है आपको। उसके अलावा आपको ब्रोंको एल्यूलर लवाज करने की जरूरत पड़ी, और फिर स्टेन करना पड़ा इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी के साथ साथ। तो ये सारी चीजें आपको न्यूमोसिस्टिस निमोनिया का जो है डायग्नोसिस बता रही है। तो यहाँ पर आपको चेस्ट एक्सरे से क्या समझ रहा है कि यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन है क्या, लोबर कंसोलिडेशन है क्या? जी नहीं, कोई लोबर कंसोलिडेशन तो नहीं है। मतलब ये टिपिकल निमोनिया का केस तो है नहीं, ये एटिपिकल निमोनिया का केस हो सकता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ब्रोंकोएल्युलर लवाज की जरूरत पड़ी, आपको इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी की जरूरत पड़ी, तो इसलिए आंसर आपका न्यूमोसिस्टिस हो जाता है। व्हाई नॉट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का केस होगा ना, तो आपको एसिड फास्ट स्टेन दिया रहेगा, या फिर आपको जो है सीबी नाट दिया रहेगा, तब जाके आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आंसर कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टैफ होता तो फिर तो आपको लोबार कंसोलिडेशन दिख जाता भाई। आपको क्या दिख जाता? लोबार कंसोलिडेशन दिख जाता, या फिर बायलैटरल पैचिक कंसोलिडेशन दिख जाता, पर वैसा नहीं दिख रहा ना आपको। और दोनों के अंदर आपको क्या दिख जाता ना, दोनों के अंदर आपको ग्राम स्टेन दिख जाता, ग्राम स्टेन पे ही ऑर्गेनिज्म दिख जाता, आपको ऐसा स्पेशल स्टेन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपका आंसर जो है न्यूमोसिस्टिस जेरोसा हो जाता है। तो अब अगले लेक्चर में हम कोविड को समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।